वालेकुम सर। सर मैंने एक चीज़ पूछनी थी जब तक हमारी बाकी ऑडियंस नहीं आती। सर मैंने एक चीज़ पूछा था कि जैसे आप आपके मतलब डेली की अपनी जो है मतलब प्लैनेट्स की जो है ऑब्जर्वेशन करके उनकी जो है शेयर कर रहे होते हैं तस्वीर वगैरह। तो सर मेरा कंसर्न ये था कि आप जब डेली डेली चेक करते हैं तो ये मतलब आप जस्ट अपने मतलब शौक में करते हैं या वाकई कोई एक ऑब्जर्वेशन आप लेना चाह रहे होते हैं किस हिसाब से? क्योंकि अगर हम कोई भी चीज़ ऑब्जर्व करेंगे डेली डेली तो वो इतने जल्दी से हमें कोई चीज़ ऑब्जर्वेशन में इतनी जल्दी आती नहीं। टाइम के बाद अगर हम कोई चीज़ ऑब्जर्व करें या कुछ भी देखें तो चेंजेस अगर किसी व्यू में किसी तरीके से आएगी तो कुछ टाइम के बाद आएगी। तो मतलब डेली डेली अगर हम ऑब्जर्वेशंस करते हैं इसका पर्पस क्या होता है? बस जी इंशाल्लाह ये लेक्चर जैसे ही ख़त्म होता है उसके एंड पे ये क्वेश्चन मेरे जहन में रहेगा, मैं इंशाल्लाह इसका आंसर करता हूँ जी आपको। बिल्कुल। चलें ठीक है, थैंक यू सर। आवाज़ आपकी बहुत कम आ रही है जी। अब बताइएगा मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ जी, अब सही है जी। मैं कुछ तकलीफ में चली जाऊँ, पंखे शंखे बंद कर दूँ तो फिर आप लोग को आवाज़ साफ आ नहीं होगी। तो उम्मीद है सर आप खैरियत से होंगे और हमारे बाकी अहबाब भी ठीक-ठाक हैं। शुक्र अल्लाह का। आप कैसी हैं जी? जी, जी, अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। तमाम श्रोता को पहले तो खुशामदीद। हमारी मार्स की सीरीज़ चल रही है जैसे आप लोग जानते हैं। मार्स पर ज़िंदगी, हक़ाइक़ और फ़साद इस नाम से आज चौथा सेशन है जो शुरू होने वाले हैं। और जैसे कि आप लोग जानते हैं हमारे साथ हैं प्रोफेसर सैयद मोहम्मद बाक़ी साहब और हमें मज़ीद की हैरत अंगेज़ हकीकतों और अफ़सानों की दुनिया में लेके जाएँगे। तो माइक अपने बंद रखिएगा और आप अपने सवालात जो हैं वो नोट करके रखिएगा या आप जो साइड में चैट बॉक्स है वहाँ लिख दीजिए। जब सेशन एंड हो जाएगा तो उसके आखिर में आप लोगों के सवालात ठीक कर दीजिएगा। तो चलते हैं हम फिर बाकी की तरफ। जी सर। हाँ जी, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाह करते हैं जी। मार्स की बिल्कुल सीरीज़ हम लेके चल रहे हैं और चूँकि एक सीक्वेंस के साथ हम बात कर रहे हैं तो होपफुली कि जो लास्ट हमारी जो डिस्कशन थी वो हमारे लिसनर्स जो हैं उनको याद होगी और व्यूअर्स को याद होगी कि हम क्या बात कर रहे थे। हमने बहुत डिटेल में एक्सप्लोर किया था एक बड़ा मशहूर मिशन था टुवर्ड्स मार्स, जिसका नाम था मार्स पाथफाइंडर मिशन 1997। उसको हमने एक्सप्लोर किया था और उसने फिर उसकी फाइंडिंग्स जो थी वो हमने थोड़ी सी उस पर बात की थी। अब वहाँ से आगे हम बढ़ेंगे और आज की जो डिस्कशन है, जो मेरा जो प्लान है वो है 2004 में हम अब आ गए हैं। अब ये 1997 के बाद से मार्स के ऊपर मज़ीद कोई लैंडिंग नहीं हुई। ठीक है, 1997 में हमने मार्स पाथफाइंडर उतारा। मार्स पाथफाइंडर अपने वक्त से ज़्यादा उसने मार्स के ऊपर सरवाइव किया। उसके बाद 1997 के बाद 2003 में 2003 जून में दो ऐसे खलाई जहाज़ नासा ने लॉन्च किए जो आइडेंटिकल खलाई जहाज़ थे और ये दोनों रोवर्स थी। देवर बिग रोवर्स, बड़ी गाड़ियां थीं। और बड़ी से मुराद क्या है कि पाथफाइंडर में, मार्स पाथफाइंडर में एक छोटी गाड़ी थी सोजर्नर रोवर, और ये जो गाड़ियां थीं ये उससे काफ़ी बड़ी गाड़ियां थीं। और चूंकि एक लैंडिंग सिस्टम हम पहले से टेस्ट कर चुके थे, दैट वाज एयर बैग असिस्टेड लैंडिंग, जो मार्स पाथफाइंडर में हमने किया था। मार्स पाथफाइंडर आपको याद होगा ना, एयर बैग्स खुल गए थे और उसने मार्स के ऊपर बाउंस किया था और फिर वो वहाँ लैंड उसने किया था। सो हमने उसी टेक्निक को यहाँ पर भी इम्प्लीमेंट किया। और बड़े मज़े की बात यह है कि इस मरतबा 2003 में एक नहीं बल्कि दो आइडेंटिकल रोवर्स हमने मार्स की तरफ भेजी जून में 2003 में। और ये दोनों रोवर्स जो हैं इनको बिल्कुल उसी तरह हमने एक लैंडर सेक्शन के अंदर पैक किया जिसके गिर्द एयर बैग्स का सिस्टम था।
उसके ऊपर पैराशूट का सिस्टम था, बैक शेल का सिस्टम था, बैक शेल के अंदर रेट्रो रॉकेट्स का सिस्टम था, बिल्कुल वैसे ही 100% वैसे ही सीक्वेंस था जैसा कि मार्स पाथफाइंडर में था, सिवाय 2-4 उसमें टेक्निकल और चीज़ें हमने ऐड की थी। मैं वो पता नहीं यहाँ बोलूँ या ना बोलूँ, हमने बैक शेल में लेटरल रॉकेट्स भी फिट किए थे कि जो हॉरिजेंटल वेलोसिटी को किल करेंगे एट द मोमेंट ऑफ लैंडिंग। चलें, बहरहाल हमने 2 आइडेंटिकल रोवर्स 2003 में मार्स की तरफ लॉन्च की, और दोनों रोवर्स को हमने एम किया कि एक रोवर मार्स के एक तरफ उतरे और दूसरी रोवर मार्स के दूसरी तरफ उतरे, और 3 वीक्स का फर्क था इन दोनों के लॉन्च में। जब ये दोनों रोवर्स बनाई गई थी और लॉन्च हुई थी, तब तक, बल्कि जब तक ये बन रही थी, इनका जो नाम था वो था, पहली रोवर का नाम था MER-A, मार्स एक्सप्लोरेशन रोवर ए या MER-1, और दूसरी का नाम था MER-2 या MER-B। MER-A और MER-B ये 2 रोवर्स हमने मार्स की तरफ भेजी, लेकिन साथ ही साथ नासा वालों ने एक कॉन्टेस्ट भी अरेंज करवाया था कि जी ये दोनों रोवर्स जो हैं, इनको हमने ऐसे तो कह दिया है मार्स एक्सप्लोरेशन रोवर्स तो कह दिया है, लेकिन प्रॉपर नेम्स इनके जो हैं वो हमने नहीं रखे हैं, तो आप कोई सजेस्ट करें कि कोई प्रॉपर नेम इनके क्या होने चाहिए। तो वो जो कॉन्टेस्ट था वो बच्चों के बीच में था, और उसमें एक बहुत छोटी बच्ची थी, अगर मुझे एग्जैक्ट याद है तो जी वो बच्ची 6-7 साल की बच्ची थी। तो उसने एक ऐसे लिखा था छोटा सा, और उसमें उसने कुछ अपनी पर्सनल फीलिंग्स भी लिखी थी, और उसने सजेस्ट किया था कि जी ये दोनों रोवर्स जो हैं इनके नाम होने चाहिए स्पिरिट एंड अपॉर्चुनिटी। सो MER-A जो है इसको बाद में रीनेम कर दिया गया और इसका नाम रखा गया जी स्पिरिट, इट वाज कॉल्ड स्पिरिट, और दूसरी जो रोवर थी उसका नाम अपॉर्चुनिटी रखा गया। और मेरा ये ख्याल है जी सारे लिसनर्स को इन वर्ड्स के मीनिंग्स बिल्कुल पता है जी, स्पिरिट एंड अपॉर्चुनिटी। अच्छा, ये दोनों रोवर्स मार्स की तरफ एक ही वक्त में लॉन्च हुई, और उतरने का वक्त भी इनका करीब करीब ही था। तो जनवरी में ये दोनों रोवर्स जो हैं ये मार्स के ऊपर उतरी 2004, जनवरी 2004। और ये दोनों रोवर्स मार्स के ऑपोजिट साइड्स पे जो उतरी हैं, तो इनकी एग्जैक्ट जो लोकेशंस हैं जी वो मैं आपको बता देता हूं कि इनकी एग्जैक्ट लोकेशंस क्या हैं। MER-A जो है, जिसको आप स्पिरिट रोवर कहते हैं जी, वो उतरी थी मार्स के एक ऐसे इलाके में जिसको हम कहते हैं गूसिव क्रेटर। गूसिव क्रेटर मार्स के ऊपर वो गड्ढे जो मीटेओराइट्स के इम्पैक्ट से या एस्टेरॉइड के इम्पैक्ट से बने हुए, और गूसिव क्रेटर जो है उसमें हमने MER-A को इसलिए हमने लैंड करवाया क्योंकि हमारा ख्याल था कि वहाँ पे किसी वक्त पानी हुआ करता था। यकीनन सारे मिशंस का एम यही था कि लाइफ के हवाले से कोई ना कोई चीज़ हम डिस्कवर करें। और दूसरी जो रोवर थी अपॉर्चुनिटी रोवर, उसको मार्स के एग्जैक्ट ऑपोजिट हमने उतारा था, और उस रीजन का नाम था जी मर्डियानी प्लेन्स। ये जो मर्डियानी प्लेन्स का रीजन था ये एक सहराई इलाका है मार्स का, और वहाँ पर हमने इसको उतारा क्योंकि हमारा ख्याल था कि वहाँ पर भी किसी दौर में पानी हुआ करता था। तो लिहाजा ये दोनों रोवर्स जो हैं इनके नाम आपने सुन लिए, दैट इज स्पिरिट एंड अपॉर्चुनिटी। और आज मैं अपनी डिस्कशन स्टार्ट करने लगा हूँ स्पिरिट के हवाले से। स्पिरिट पे बात करेंगे हम, स्पिरिट रोवर पे। अपॉर्चुनिटी पे शायद आज बात ना हो सके, तो वो अगली जो एपिसोड है उसमें हम अपॉर्चुनिटी के हवाले से बात करेंगे। एंड द नेक्स्ट एपिसोड, द नेक्स्ट लेक्चर विल बी द 5th लेक्चर ऑफ दिस सीरीज। और मुझे लगता है ऐसा है कि जी हमारा जो एक प्लान होता है 5 लेक्चर्स का, शायद ये उससे आगे चला जाए, क्योंकि 5 लेक्चर्स में बात तो पूरी हुई नहीं, क्योंकि हम करंट एरा तक पहुंचे नहीं हैं। तो हम इसको कंटिन्यू रखेंगे इंशाल्लाह, मोर एपिसोड्स की तरफ जाएंगे ताकि हम अपनी बात को कंप्लीट कर सकें। चलें जी, अब वापस आ जाते हैं और फोकस रखते हैं स्पिरिट के ऊपर। स्पिरिट रोवर के हवाले से जी बस अब मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़रा तरतीब जो है, जिस तरतीब से मैं बात आपको बताऊं, वो तरतीब आपने जहन में रखनी है। सो आई होप कि एक इमेज मैंने आपको दिखाया था जी लास्ट, ये इमेज मार्स पाथफाइंडर का इमेज है। सो दिस इज मार्स पाथफाइंडर, और इसके ये बिल्कुल इसी तरह के पूरा स्ट्रक्चर इसी तरह का, और इसमें हमने पैक किया था इस मरतबा स्पिरिट रोवर को। सो स्पिरिट रोवर, दिस इज द इमेज ऑफ स्पिरिट रोवर।
और ये इमेज उस वक्त का है जब स्पिरिट रोवर इंटीग्रेट हो रही थी, नासा के अंदर बन रही थी। बेसिकली ये बनते वक्त की तस्वीर है। सो दिस वाज अ सोलर पावर्ड रोवर। आप इसके सोलर पैनल्स देख सकते हैं, ठीक है। और सोलर पैनल्स के साथ साथ आप ये देख सकते हैं कि जी रोवर के जो व्हील्स हैं, देयर वर 6 व्हील्स, और ये जो 6 व्हील्स हैं रोवर के। अब ये सारी बातें जो मैं आपसे कर रहा हूं, बराए मेहरबानी बहुत तरतीब से और एक एक लफ्ज इसका आपने जो है ना याद भी रखना है, क्योंकि आगे मैं रेफरेंस दूंगा इन सारी बातों का। ये जो फ्रंट के 2 व्हील्स हैं, ये फ्रंट व्हील्स हैं, इनके साथ मोटर्स फिट थी, यानी ये मोटराइज्ड वे में ये चलेंगे, रोवर को ये चलाएंगे। और ये पीछे वाले जो 2 व्हील्स हैं, इनके अंदर भी मोटर्स फिट थी। दरमियान वाले 2 व्हील्स जो हैं वो सपोर्टिंग व्हील्स हैं, उनमें मोटर्स फिट नहीं थी। तो इन 6 व्हील्स में से 4 व्हील्स ऐसे थे जिनके अंदर मोटर्स फिट थी और उन्होंने रोवर को चलाना था। और जब रोवर ने मुड़ना होता था तब भी ये व्हील्स अपनी डायरेक्शन चेंज करते थे, जैसे कि आप देख सकते हैं ये व्हील ऐसे मुड़ा हुआ है, ये व्हील ऐसे मुड़ा हुआ है। अब ये मोटर फॉरवर्ड चलेगी, ये बैक चलेगी, तो रोवर खड़े खड़े टर्न हो जाएगी। अच्छा जी, इसके साथ साथ अगर आप देख सकते हैं तो ये इसको कहते हैं मास्ट। ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, दिस इज मास्ट। इस मास्ट के ऊपर यहाँ कैमरे लगे हुए हैं और इसके ऊपर बहुत सारे और भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं। और ये जो रोवर है जी, इसके ऊपर बहुत सारे और भी इंस्ट्रूमेंट्स लगाए गए थे, एंटीनास भी इसके ऊपर लगे हुए हैं। ये जो एंटीनास के हवाले से डिस्कशन है, ये भी इस पे भी अभी मैं थोड़ी देर में आता हूँ। एंटीनास कम्युनिकेशन के हवाले से भी हम बात कर लेते हैं। ये जो स्पिरिट रोवर और अपॉर्चुनिटी रोवर 100% आइडेंटिकल यही चीज है, उसको अलग से दिखाने की जरूरत नहीं है। सो एक ही शक्ल की 2 रोवर्स, स्पिरिट एंड अपॉर्चुनिटी। और ये सोलर पावर्ड रोवर्स हैं। सारा दिन सन की लाइट इनके ऊपर पड़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, बैटरीज इसको स्टोर करेंगी और बैटरीज से फिर रात के वक्त आपने हीटर्स ऑन रखने हैं ताकि मार्स के जो कोल्ड एनवायरनमेंट है उससे आप रोवर को बचा सकें, और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स आप उन बैटरीज की बेस पे चला सकते हैं। जनाब, स्पिरिट रोवर कामयाबी से गूसिफ क्रेटर में उतरी एंड आफ्टर इट लैंडेड इन द गूसिफ क्रेटर, ये इसका जो जिस चीज के अंदर ये बंद थी, जिसके एयर बैग्स थे, वो जो स्ट्रक्चर था वो स्ट्रक्चर खुला, एयर बैग्स डिफ्लेट हुए, स्ट्रक्चर ओपन हुआ और रोवर उस अपने प्लेटफॉर्म से नीचे उतरी। ये जो मैंने आपको जुमला कहा ना कि जी पूरा स्ट्रक्चर मार्स पे उतरा एयर बैग्स की मदद से, और उसने मार्स के ऊपर बाउंस किया और फिर वो स्ट्रक्चर खुला और स्पिरिट रोवर उतरी, लैंड किया मार्स पे। और स्पिरिट रोवर उतरी में 10 दिन है, यानी स्पिरिट रोवर ने 10 डेज, 10 नहीं तो 9-8 डेज प्रिपरेशन की कि उसने अपने रैंप के ऊपर से नीचे उतरना है। इंजीनियर्स ने एक एक चीज, एक एक स्टेप प्रॉपरली किया ताकि स्पिरिट रोवर आराम से अपने रैंप से नीचे उतर सके। तो जब स्पिरिट रोवर नीचे उतर गई तो उसने मुड़ के अपने रैंप की तस्वीर ली, वो जो प्लेटफॉर्म था उसकी तस्वीर ली। सो दिस इज द इमेज जिसके अंदर रोवर थी और वो उतर के बाहर आ गई। ये एयर बैग्स हैं सारे के सारे, आप देख सकते हैं, जो कि डिफ्लेटेड हैं, इसके अंदर से गैस निकल चुकी है और ये रैंप पे से उतर के रोवर आ चुकी है। और रोवर ने अपने इस प्लेटफॉर्म की फिर पिक्चर ली आपको दिखाने के लिए। सो स्पिरिट रोवर स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग मार्स, और यकीनन ये इमेजेस, बहुत सारे इमेजेस स्पिरिट रोवर ने हमें भेजे। मैं वो सारे इमेजेस तो नहीं, चूंकि मैंने बात को कंप्लीट करना है तो मैं कुछ इमेजेस आपको दिखा पाऊंगा। ये बड़ा खूबसूरत इमेज है और कलर में तो और अच्छा नज़र आएगा, बट मेरे पास चूंकि ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर अवेलेबल था तो मैंने की प्रिंटिंग की। आप देख सकते हैं कि स्पिरिट रोवर जैसे जैसे मार्स की सरफेस पे चलती हुई आई है तो उसने अपने पीछे ट्रैक्स बनाए हुए हैं। सो दिस इज द मार्शियन सरफेस, और स्पिरिट रोवर के ट्रैक्स जो हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं। अच्छा जी, अब स्पिरिट रोवर ने मार्स के ऊपर बहुत सारी फाइंडिंग्स की। पहली चीज़, जो जब भी हम मार्स के ऊपर लैंडिंग करते हैं तो सबसे पहली चीज़ तो यही होती है कि जी वहाँ का वेदर, वहाँ की एटमॉस्फेरिक जो कंपोजिशंस हैं और जो टेम्परेचर वेरिएशंस हैं उनको हम चेक करें। एक चीज़, अभी थोड़ी देर पहले जैसे ये लेक्चर स्टार्ट होना था तो हमारी एक स्टूडेंट थी, उन्होंने भी एक क्वेश्चन किया, तो उस क्वेश्चन का आंसर तो मैं दूंगा, लेकिन अभी जो मैं बात करने लगा हूँ ये भी आपके क्वेश्चन के आंसर में आप इसको भी पुट कर सकते हैं कि हमने 76 में वाइकिंग्स उतारे थे मार्स के ऊपर, फिर हमने 97 में पाथफाइंडर उतारा मार्स के ऊपर आफ्टर 21 ईयर्स ऑफ ब्रेक,
97 के बाद स्पिरिट रोवर उतरी मार्स के ऊपर और अपॉर्चुनिटी रोवर। इन सारे मिशंस ने मार्स के एटमॉस्फेयर को एनालाइज किया और टेम्परेचर को देखा और प्रेशर को देखा और बहुत सारे फैक्टर्स को देखा। अब आप साइंस में, फिजिक्स में स्पेशली, वी आर टॉकिंग अबाउट फिजिक्स हेयर, फिजिक्स में आप कभी भी एक मर्तबा ऑब्जर्वेशन नहीं करते हैं, आप एक ही चीज को मल्टीपल टाइम्स देखते हैं, क्योंकि हर मर्तबा आपको एक नया पर्सपेक्टिव मिलता है, नया एंगल मिलता है। आप ये नहीं कह सकते कि जी आई हैव सीन दिस थिंग, तो फिर तो हमने वाइकिंग्स जब भेजे थे हमने मरीख को देख लिया था, फिर हमने क्यों मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगा के दोबारा मरीख पे लैंडिंग की? अच्छा, फिर हमने मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाए, फिर हमने मरीख के ऊपर लैंडिंग की। हम बार बार क्यों कर रहे हैं? उसकी रीजन ये है, देखें, पहले दिन भी यही आसमान जमीन यही आपके सामने थे ना, यही था ना आपके सामने, लेकिन लोग जज नहीं कर पाए ना कि सन जमीन के गिर्द घूमता है कि जमीन सन के गिर्द घूमती है। हजारों साल आप इन्हीं चीजों को देखते रहे, पर्सपेक्टिव चेंज करते रहे, एंड इवेंचुअली आप सही चीज पे अराइव हो गए कि जी सन हमारे गिर्द नहीं घूम रहा, हम सन के गिर्द घूम रहे हैं। सो ये मैटर, ये एनर्जी जो आपके अराउंड है, इसकी बार बार ऑब्जर्वेशन ही आपको कुछ ना कुछ नया रिवील करती है। सो ये अक्सर, ये आपने भी बात बोली और बहुत सारे लोग ये बात मुझे भी बोलते हैं, और सारे एस्ट्रोनॉमर्स को ये बात बोली जाती है, वहाब भाई को भी बोली जाती है, और बहुत सारे और भी जो लोग हैं उनको भी बोला जाता है। हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं रावलपिंडी से आवान भाई, तो उनको भी ये कहा जाता है कि जी चांद तो आपने पहले भी देखा हुआ है, आप क्यों तस्वीरें रोज़ाना खींच रहे होते हैं? तो हर मर्तबा एक पर्सपेक्टिव चेंज होता है, कुछ टेक्निक चेंज होती है, कुछ ना कुछ नया आपको मिलने की उम्मीद होती है, इसलिए आप उसको रिपीट करते रहते हैं। सो स्पिरिट रोवर ने जनाब मार्स को एक्सप्लोर करना शुरू किया, और बहुत सारी जो डिस्कवरी स्पिरिट रोवर ने की, उसमें से एक बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी ये थी कि मार्स, जिस एरिया में स्पिरिट रोवर उतरी थी, उस एरिया में आज तो नहीं लेकिन बहुत पहले पानी था, वेट एनवायरनमेंट था, और सॉल्टी वाटर हुआ करता था। ठीक है जी, बिल्कुल सॉल्टी वाटर, उसी तरह जैसे आपके ओशंस के अंदर आज भी सॉल्टी वाटर है, तो मार्स के इस इलाके में भी सॉल्टी वाटर हुआ करता था। ये उसने कंफर्म किया। कंफर्मेशन कैसे की? स्पिरिट रोवर के आगे एक रोबोटिक आर्म लगा हुआ था। ठीक है, दैट वाज अ रोबोटिक आर्म। ये जी आपके क्वेश्चंस के लिए 10-15 मिनट मुझे दे दें, फिर एंड पे सारे क्वेश्चंस हम लेंगे आपसे। ये जो रोबोटिक आर्म लगा हुआ था स्पिरिट रोवर के आगे, उस रोबोटिक आर्म के आगे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स थे। सो वो इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो मार्स की सॉइल को टच करके और उसको एनालाइज करते थे और बहुत सारी चीजें फाइंड करते थे। और हमें ये पता चल गया कि मार्स का पास्ट जो था वो बड़ा वेट था, यानी उसमें पानी भी मौजूद था और सॉल्ट्स भी मौजूद थे, एंड इट वाज अ परफेक्ट एनवायरनमेंट फॉर द लाइफ, फॉर द प्रेजेंस ऑफ लाइफ। तो हम कोई कंफर्म तो नहीं है, लेकिन 100% चांस है कि मार्स पर किसी ज़माने में लाइफ हुआ करती थी। हो सकता है आज भी कहीं हिडन हो, लेकिन थी वाली बात तकरीबन हम कंफर्मेशन में कह सकते हैं। एंड देन इशू ये हुआ कि अब मैं बात को जल्दी जल्दी जी आगे लेके जाऊंगा ताकि मैं आज स्पिरिट रोवर के हवाले से सारी बात कंप्लीट कर सकूं। हुआ क्या कि जी चूंकि रोवर सोलर पावर्ड थी, मैं आपको इसका शायद एक इमेज यहाँ पे दिखा पाऊँ, अगर मैंने उसको, अच्छा चले, चूंकि रोवर सोलर पावर्ड थी, तो सोलर पावर का एक ड्रॉबैक क्या होता है कि ये जो पैनल्स हैं, सोलर पैनल्स, इनके ऊपर मार्शियन डस्ट, मट्टी जो है वो एक्यूमुलेट होती चली गई वक्त के साथ साथ, और उससे क्या हुआ कि सोलर एनर्जी कम होती चली गई, आउटपुट कम होता चला गया। अब ये रोवर जो है ये टोटल चंद दिनों के लिए भेजी गई थी, 90 दिन के लिए भेजी गई थी कि जी 90 डेज भी अगर इसने एक्सप्लोरेशन कर ली सो देन वी विल कंसिडर इट इज अ सक्सेस। लेकिन ये वहां पर रही है बहुत लंबा अरसा, 2011 तक, 2011 तक ये रोवर वहां पर एक्सप्लोरेशन करती रही है। और मतलब 2004 से 2011 तक आप देखें कितना लंबा अरसा रोवर ने एक्सप्लोरेशन की है। फिर कहीं जाकर इसकी डेथ हुई है, ये मर गई है या मैल फंक्शन कर गई है, और इस दौरान इसने मार्स की सरफेस पर 7 किलोमीटर से ज्यादा फासला तय किया। दैट वाज रियली अमेजिंग। 7 किलोमीटर ये रोवर चली है, यानी इसके ऊपर जो ऑडोमीटर है उसने बताया कि 7 किलोमीटर ये तय कर चुकी है। तय करने का मतलब सीधा नहीं है स्ट्रेट लाइन में, कभी कभी ये कुछ चीजों को इसने रिविजिट भी की है, ये आगे गई है फिर पीछे आई है,
फिर साइड पे गई है, फिर वापस पीछे आई है। सो टोटल इसने जो डिस्टेंस कवर किया है वो 7 किलोमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा था। सो इसने मार्शियन सॉइल को अच्छे तरीके से एनालाइज किया। अब हुआ क्या कि जब ये पैनल्स जो है इनके ऊपर मार्शियन डस्ट एक्यूमुलेट हो जाती थी काफी सारी। अब जो बात बताने लगा हूं सुनना बहुत तवज्जो से, बड़ी मजेदार बात है, बहुत हैरानकुन बात है। जब डस्ट एक्यूमुलेट हो जाती थी और चूंकि नासा वालों ने इसके ऊपर कोई क्लीनिंग मैकेनिज्म लगाया नहीं हुआ, कोई ब्रश नहीं है इसके ऊपर किसी किस्म का कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं कि जो सोलर पैनल्स को क्लियर करे, राइट। इस पे हमने लास्ट लेक्चर के दौरान भी थोड़ी सी बात की थी और हमारे जो है उन्होंने बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन भी दी थी कि जी हम क्यों इसके ऊपर इस तरह के सिस्टम्स ऐड नहीं करते हैं। बहरहाल हुआ क्या कि मार्स के ऊपर मौजूद हैं डस्ट डेविल्स। डस्ट डेविल्स, ये देखें जी, ये भी स्पिरिट रोवर की तस्वीर है। स्पिरिट रोवर ने इमेज भेजा हमें। आई होप कि आप समझ गए होंगे, मट्टी के छोटे छोटे गोल घूमते घूमते ये भंवर जो हैं इनको कहते हैं डस्ट डेविल्स, ठीक है। ये जो डस्ट डेविल्स हैं ये आप देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं से बने होंगे और कहीं ना कहीं जाकर चलते चलते खत्म हो गए होंगे। ये डस्ट डेविल्स इत्तफाकन स्पिरिट के ऊपर से गुजरे। कैसी बात है कि डस्ट डेविल्स जो हैं वो इत्तफाकन, आपको क्या पता कौन सा डस्ट डेविल कहां से बने कहां जाए, इत्तफाकन ये डस्ट डेविल्स स्पिरिट रोवर के ऊपर से गुजरे और उसके पैनल्स साफ हो गए, क्लीनिंग हो गई। यानी आपने सोलर पैनल्स को क्लीन करने का कोई मैकेनिज्म तो लगाया नहीं था, कुदरती सोलर पैनल साफ हो गए और एकदम स्पिरिट रोवर की एनर्जी आउटपुट में हाइक आ गई। और फिर ये कुछ अरसे के लिए ये फिर इसके पास काफी एनर्जी थी एंड देन फिर इसके ऊपर जब डस्ट एक्यूमुलेट हो जाती थी फिर ये एक डस्ट डेविल इसके ऊपर से गुजरता था, फिर इसके प्लेट्स को साफ कर देता था। एग्जैक्ट मुझे नहीं याद, लेकिन ये इवेंट बहुत दफा हुआ एंड ईच टाइम वी गेट अ हाइक इन द पावर एंड हाइक इन द पावर एंड हाइक इन द पावर। ये सुनकर मुझे पता है क्या याद आ गया, ये बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे आप घर से निकलें और आपकी कोई डेस्टिनेशन हो, कि जैसे मैं यहाँ से घर से निकलूँ और मैंने कराची जाना है और मैंने कोई सवारी का बंदोबस्त नहीं किया हुआ, मुझे नहीं पता मैंने कराची कैसे जाना है, मैंने कोई बस की टिकट नहीं खरीदी, मैंने कोई ट्रेन बुक नहीं करवाई, मैंने कुछ भी नहीं किया। अच्छा मैंने देखा जी एक गाड़ी जा रही है और गाड़ी से मैंने लिफ्ट ली, मैंने कहा जी बिठा लें मुझे, उसने मुझे बिठा लिया, आगे जाके कहा जी बस मैं यहीं तक। उसके बाद फिर मैंने एक और गाड़ी से लिफ्ट ली, यानी मैंने लिफ्ट ले लेके मैं कराची पहुंच गया। सो बेसिकली आपकी स्पिरिट रोवर जो है वो लिफ्ट ले रही थी कि जी मैं मरने वाली हूं, मुझे कोई साफ कर दे। एंड देयर वाज दिस डस्ट डेविल और उसने उसको साफ करके बोला चल अब फिर अपना काम शुरू कर। एंड देन द स्पिरिट रोवर कंटिन्यूड वर्किंग एंड वर्किंग एंड वर्किंग। सो मैं क्या सेंटेंस इस्तेमाल करूं, दैट वाज द बैकअप प्लान फॉर नासा, या पता नहीं ये क्या था, मैं क्या कहूं। बहरहाल जी स्पिरिट रोवर बहुत लंबे अरसे काम करती चली गई। अच्छा अब बात को कंप्लीट करते हैं। अब यकीनन एक रोबोट है, एक मशीन है, उसमें गड़बड़ तो होनी है, वक्त के साथ साथ तो गड़बड़ होनी है। मार्स का एनवायरनमेंट तो बड़ा टफ है, आपको पता है। रात को टेम्परेचर चला जाता है -100, -90, -100, ये मैं डिग्री सेल्सियस की बात कर रहा हूँ, फ़ारेनहाइट नहीं, ठीक है। अमेरिकन पीपल दे टॉक इन फ़ारेनहाइट्स, सो वी आर वेरी मच कंफर्टेबल इन सेल्सियस। हम फ़ारेनहाइट्स में कंफर्टेबल ज़्यादा नहीं है। हमसे मुराद पाकिस्तान नहीं, हमसे मुराद फिजिक्स वाले हैं। इवन अमेरिकन फिजिसिस्ट जो हैं वो भी कहते हैं कि जी सेल्सियस बेहतर है। तो मैं सेल्सियस की बात कर रहा हूं, -90 सेल्सियस रात के वक्त और दिन के वक्त -20। सो -90, -20, -90, -20, ये एकदम टेम्परेचर की वेरिएशन इससे वियर टियर होती है। अब क्या हुआ कि स्पिरिट रोवर 2006 की बात है कि स्पिरिट रोवर का फ्रंट व्हील खराब हो गया, फ्रंट व्हील राइट वाला, उसकी मोटर स्टक हो गई, ठीक है। बड़ी मजेदार बात बताने लगा हूं, बहुत तवज्जो रखना। सो स्पिरिट रोवर का फ्रंट व्हील स्टक हो गया। एक मरतबा मैं आपको जरा ये पिक्चर दोबारा दिखा दूं, चलें इस इमेज को मैंने यहां पर सेव किया है, ये देखें जनाब, ये स्पिरिट रोवर का इमेज एक मरतबा दोबारा देख लें। इसका ये वाला रोवर का ये वाला टायर और इसमें जो मोटर है वो हो गई स्टक, और ये फॉरवर्ड डायरेक्शन है तो इसने इस डायरेक्शन में आना था।
अब आप ये सोचें कि आपकी गाड़ी का फ्रंट व्हील राइट वाला स्टक हो जाए, तो आप जब गाड़ी को फोर्स करेंगे तो गाड़ी इस तरफ को जाएगी. So one wheel is stuck, the second wheel is turning, so the rover started turning. और ना सिर्फ ये कि वो घूमना शुरू हो गई, सही तरीके से हमें पता भी नहीं चल रहा था रोवर कहाँ जा रही है कहाँ नहीं जा रही, उसको कैसे हम मोड़ें, क्या करें क्या ना करें. एंड आफ्टर सर्टन टाइम आई सल्यूट द इंजीनियर्स एंड द थिंकर्स एट द कंट्रोल सेंटर. बड़े कमाल की बात है, दे स्टार्टेड ड्राइविंग द स्पिरिट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. उन्होंने स्पिरिट का सॉफ्टवेयर अपडेट किया और स्पिरिट उल्टा चलना शुरू हो गई. सो द रेयर व्हील्स नाउ बिकेम द फ्रंट व्हील्स. और अब ये ऐसे है कि जैसे आपकी गाड़ी का पिछला व्हील स्टक हो तो फ्रंट व्हील्स तो ठीक हैं, तो आप सही डायरेक्शन में जाएंगे, लेकिन पिछला व्हील जो रुका हुआ है वो ड्रैग करेगा. सो जो फ्रंट व्हील था वो पिछला व्हील बन गया एंड देन इट स्टार्टेड ड्रैगिंग द मार्शियन सॉइल. और किसी को भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इससे क्या होगा. जब रोवर ने उल्टा चलना शुरू किया और उसका जो फ्रंट राइट व्हील था वो रियर व्हील बन के ड्रैग होना शुरू हुआ, तो उसने मार्स की मिट्टी को खोदना शुरू कर दिया. सो दैट वाज बिकॉज ऑफ द ड्रैग ऑफ द व्हील. और जब उसने मार्स की मिट्टी को खोदना शुरू कर दिया तो उसके नीचे से मिनरल्स निकलना शुरू हो गए और केमिकल्स निकलना शुरू हो गए, जो कि हमने प्लान नहीं किया था कि हम मार्स की मिट्टी को खोदेंगे और उसके अंदर से कुछ निकालने की कोशिश करेंगे. सो ये व्हील जो स्टक व्हील था, इट एक्टेड लाइक अ डिगिंग मैकेनिज्म, और उसने मार्स की सॉइल को हटाकर नीचे वाले मटेरियल को एक्सपोज किया. और नीचे से हमें वो मिनरल्स मिले और वो कंपाउंड्स मिले जो पानी की प्रेजेंस में बनते हैं. सो दैट वाज 100% कंफर्मेशन कि जहां पर स्पिरिट रोवर उतरी है वहां पर आज नहीं तो कभी ना कभी माजी में पानी खड़ा था या पानी मौजूद था. ये उसके स्टक व्हील ने हमें सरप्राइज डिस्कवरी दे दी. सो दैट वाज अमेजिंग. जब ये पहली मर्तबा मैंने न्यूज़ सुनी थी उस वक्त कि जी अब हम स्पिरिट को उल्टा चलाएंगे क्योंकि उसका फ्रंट व्हील स्टक है एंड वी विल गो बैक, तो मैंने सोचा कि जी दैट इज रियली अमेजिंग, अब देखते हैं क्या होता है. और उसके स्टक व्हील ने ये जनाब खोद के नीचे से मटेरियल को एक्सपोज कर दिया. एंड देन आफ्टर दैट स्पिरिट रोवर कंटिन्यूड इट्स वर्क, इट्स जर्नी. वो चलती रही, 3 व्हील्स पे चलती रही, मतलब जो मोटराइज 4 व्हील्स हैं उसमें से 3 पे चलती रही. और स्पिरिट रोवर चलते 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 वियर टियर का शिकार होती गई. एंड इवेंचुअली स्पिरिट रोवर एक ऐसे इलाके में पहुंची. अब मैं एक टेक्निकल वर्ड यूज़ करने लगा हूं जी फिर से, और आपकी इस दफ़ा फिर तवज्जो चाहिए जी मुझे. स्पिरिट रोवर एक ऐसी जगह पहुंची जो एक ऐसे लगता है कि एक थोड़ा सा फर्म सा, एक सीधा सा एक इलाका है, और उसको नाम दिया था साइंटिस्ट ने होम प्लेट. ये याद रखें कि नासा के जो साइंटिस्ट हैं और जो इंजीनियर्स हैं वो स्पिरिट रोवर हो या अपॉर्चुनिटी हो, वो जो कुछ डिस्कवर करती थी उनको नाम ज़रूर देते रहे. तो चीज़ों के नाम हैं. मार्स पे कोई पहाड़ है और उसकी तस्वीर हमने खींची है तो उसका कोई ना कोई नाम है. कोई पत्थर है, बड़ी सी कोई चट्टान है, उसका कोई ना कोई नाम हमने रखा हुआ है. तो एक प्लेन एरिया था, स्पिरिट वहाँ पहुँची, उस एरिया का नाम है होम प्लेट. आप ये सर्च कर सकते हैं कि जी स्पिरिट होम प्लेट पर जब थी तो उसने वहाँ पर क्या क्या परफॉर्म किया. होम प्लेट पे स्पिरिट ने आखिरी अपने चंद दिन गुजारे, और चंद दिन गुजारने के बाद थोड़ा सा होम प्लेट से नीचे उतर के स्पिरिट डर्ट में फंस गई. जब लास्ट टाइम उसको कमांड दी गई कि जी आपने मूव करना है, तो वहां पर एक लूज सॉइल का पैच था, उसके अंदर स्पिरिट रोवर फंस गई. अब जब टायर घूमते थे कि स्पिरिट रोवर चले, तो बजाय इसके कि स्पिरिट रोवर आगे चले, वो टायर धंसता चला जा रहा था मिट्टी के अंदर. और ये इमेज स्पिरिट रोवर के कैमराज ने हमें भेजी है. 2 कैमरे इसके, अच्छा कैमरे भी तो बहुत सारे थे. फ्रंट पे 2 कैमरे, ऊपर फिर 2 मजीद पैनोरामिक कैम्स, नेविगेशनल कैम्स, 2 आगे दैट इज फ्रंट हैज कैम्स या फ्रंट हैजर्ड अवॉइडेंस कैमराज, 2 पीछे दैट इज रियर हैज कैम्स, एंड देन माइक्रोस्कोपिक इमेजर वो जो करीब से देखता है. तो बहुत सारे कैमरे हमने स्पिरिट रोवर के ऊपर लगाए हुए थे. सो ये रियर हैज कैम्स
जो हैं, जो पीछे नीचे लगे हुए थे टायरों के साथ कैमरे, ये उन्होंने हमें दिखाया कि जी ये वाला जो टायर है ये जितना मर्जी घूमने की कोशिश करके निकलने की कोशिश कर रहा है, ये धंसता जा रहा है, निकल नहीं पा रहा है. So that was one of the last images sent by the rover. And then in 2011 स्पिरिट रोवर फंस गई अपनी जगह पर, और जब वो मूव नहीं कर सकती थी तो सनलाइट जो उसके सोलर पैनल्स के ऊपर हिट कर रही थी वो अप्रोप्रिएट नहीं थी, वो सोलर पैनल्स को अलाइन नहीं कर सकती थी सही तरीके से अपनी पोजीशन को चेंज करके, एंड इवेंचुअली द रोवर डाइड देयर. सो कहाँ 2004 में स्पिरिट रोवर मार्स के ऊपर उतरी और कहाँ 2011 तक वो काम करती रही, एंड इवेंचुअली 2011 में स्पिरिट रोवर के साथ हमारा राब्ता जो है वो ख़त्म हो गया. सो दैट वाज आई थिंक, मैं इसको दो तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ जी. अगर आप मॉडर्न एक्सप्लोरेशन का इरा देखें तो उसमें आप ये समझ लें कि 2000 के बाद से ये पहली रोवर है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी बाद में उतरी है चंद दिन बाद. स्पिरिट वाज द फर्स्ट रोवर जिसने मार्स की इतनी ज़्यादा डिटेल्स हमें बताई, इतनी डिटेल्स हमें बताई जो इससे पहले कभी नहीं आपने देखी थी. कैसी बात है ना जी कि रूटीन में रोज़ाना एक 150-200 तस्वीरें मार्स से आना शुरू हो जाएं आपके पास, कैसी ज़बरदस्त बात है. और डेली वेदर अपडेट्स और ये चीज़ें आएँ. स्पिरिट रोवर ने 1,25,000 से ज़्यादा तस्वीर हमें भेजी. 1,25,000 पिक्चर्स स्पिरिट रोवर ने हमें भेजी. नेविगेशनल कैमराज, पैनोरामिक कैमराज और फ्रंट टू हैज़ कैम्स एंड रेयर हैज़ कैम्स, और जो माइक्रोस्कोपिक इमेजर था वो जो करीब जाके तस्वीरें खींचता था, उससे 1,25,000 से ज़्यादा तस्वीरें इसने हमें भेजी. और हमें बहुत सारे सॉयल एनालिसिस करके दिए, इसके ऊपर स्पेक्ट्रोमीटर्स लगे हुए थे, वो हमने उनकी रीडिंग्स ली और हमें पता चला जी मार्स का जो एनवायरनमेंट है, जो उसकी सॉयल है, वो उसकी कंपोजिशन हमें पता चली. और ये जो स्टक व्हील था इसने इत्तफाकन खोद के तो हमें वो काफ़ी सारे मिनरल्स भी दिखाए. सो स्पिरिट रोवर वॉज, आई थिंक इट वॉज अमेजिंग मिशन, इट वॉज अमेजिंग मिशन. और दिल तो ये चाहता है कि जी कोई भी चीज़ जो हमने बनाई है वो कभी भी ख़त्म ना हो, चलती रहे हमेशा, लेकिन ऐसा नहीं होता. हर चीज़ जो बनाई गई है उसने कभी ना कभी वियर आउट होना होता है और ख़त्म होना होता है. सो इवेंचुअली द आफ्टर टेलिंग अस सो मैनी थिंग्स. और थोड़ा सा जी टाइम लेता हूँ, 1-2 मिनट और आपसे लूँगा, 2-3 मिनट बस मेरी नज़र टाइम पे, कोशिश करके बात को कंप्लीट करता हूँ. कम्युनिकेशंस के हवाले से जी थोड़ी सी बात आपको बता दूँ. स्पिरिट रोवर हो या कोई भी मार्स की सरफेस पे अगर हम रोवर की बात करें, इसके साथ कम्युनिकेट आप कैसे करते हैं, वो कम्युनिकेशन थोड़ी सी मैं एक्सप्लेन करता हूँ. यकीनन एक 4 मिनट में पूरी डिटेल तो नहीं हो सकती है, लेकिन एक इनिशियल आइडिया मैं आपको दे सकता हूँ. एक होता है एंटेना. रोवर के ऊपर एक एंटेना ऐसा था कि जो यूनिडायरेक्शनल एंटेना है. यूनिडायरेक्शनल का मतलब ये है कि उस एंटेना को एग्जैक्ट अर्थ की तरफ होना चाहिए ताकि आप उसके साथ कम्युनिकेट कर सकें. तो अगर वो एंटीना अर्थ की तरफ एग्जैक्ट नहीं है, किसी और तरफ है, तो आप उसके साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते. तो एक तो वो एंटीना रोवर के ऊपर लगा हुआ था, दैट इज यूनिडायरेक्शनल एंटीना, और उससे डेटा रेट काफ़ी ज़्यादा होता है, वो हाई डेटा रेट प्रोवाइड करता है आपको. एक होता है जनाब ओमनी डायरेक्शनल एंटीना. ओमनी डायरेक्शनल एंटीना इज लाइक दिस एंटीना जो हर तरफ कम्युनिकेट कर सकता है. ये उस वक्त इस्तेमाल होता है जब यूनिडायरेक्शनल एंटेना अपनी अलाइनमेंट लूज कर जाता है, तो उसको एड्रेस करने के लिए, उसको सीधा करने के लिए ये जो एंटेना है, जो बैकअप एंटेना आप कह सकते हैं, ये काम करता है. और एक और बात आपको ये भी बताऊं कि हम इस रोवर को डायरेक्ट भी एड्रेस कर सकते थे, डायरेक्ट कम्युनिकेट भी कर सकते थे रोवर के साथ, और हमने रोवर के साथ बहुत सारी कम्युनिकेशन इनडायरेक्ट की है. वो कैसे इनडायरेक्ट कैसे की है? सपोज दिस इज मार्स and this is the location of spirit rover, या जिसको आप MERA कहते हैं. and suppose this is the spacecraft in the Martian orbit. मार्स के ऑर्बिट में 2004 में 3-4 खलाई जहाज थे. ठीक है, 3-4 खलाई जहाज ऐसे थे जो मार्स के गिर्द घूम रहे थे, जिसमें एक बड़ा मशहूर MGS भी है, मार्स ग्लोबल सर्वेयर, वो भी मार्स के गिर्द घूम रहा था. 1-2 और भी थे. सो MER अपना डेटा
ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट्स को दे देती थी, और ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट वो डेटा हमें देते थे, और हम भी इसी चैनल से रोवर के साथ बात करते थे। कभी कभी डायरेक्ट कम्युनिकेशन भी हमने की है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमने जो अपनी कम्युनिकेशन की है वो ऑर्बिटल मिशंस जो थे, जो मार्स के ऑर्बिट में स्पेसक्राफ्ट थे, उनसे की है। लिहाजा जो खलाई जहाज मार्स के ऑर्बिट में जाता है वो सिर्फ परफेक्ट एक साइंटिफिक मिशन नहीं होता, वो दूसरे मिशंस के लिए एक रिले सिस्टम का काम भी कर रहा होता है। तो इससे डेटा रेट आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिल जाता है। तो आप यूँ समझ लें कि हमारे पास MERA जो है या स्पिरिट रोवर, उससे कम्युनिकेट करने के बहुत सारे तरीके थे कि हम उससे कम्युनिकेट कर सकें। और 2011 में हमने काफ़ी कोशिश भी की कि जी हम उससे कम्युनिकेट करें, मे बी वो वापस जाग जाए, बट इट वॉज अगेन मैल फंक्शन ऑफ द सिस्टम्स, और वो नहीं जाग सकी क्योंकि इट वॉज नॉट अ स्टैंड बाय ऑफ द कंप्यूटर, रादर इट वॉज मैल फंक्शन। तो वो कहाँ से जागती, बेचारी मर चुकी थी। जनाब इसी दौरान वही बात मैंने कंप्लीट कर ली है, और अगली बात को इनिशिएट करके बस मैं रोकूंगा ताकि आपके क्वेश्चंस का आंसर दिया जा सके। इसी दौरान जब स्पिरिट रोवर मार्स पे उतरी है 2004 के शुरू में, चंद दिन के वक्फे से, ठीक है, चंद दिन के वक्फे से अपॉर्चुनिटी रोवर मार्स के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे उतरी, एंड इट वाज अ डेजर्ट, मर्डियानी प्लेन्स, और उसने वहां पर बहुत लंबी एक्सप्लोरेशन की है, बहुत लंबी एक्सप्लोरेशन। अपॉर्चुनिटी रोवर 2014 या 15 तक एक्टिव रही है मार्स की सरफेस पे, और लॉन्ग ड्यूरेशन तक उसने हमें डेटा प्रोवाइड किया। और वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में अपॉर्चुनिटी रोवर की फाइंडिंग्स आपको बताऊंगा, और वो इतनी सरप्राइजिंग फाइंडिंग्स हैं कि जी आप यकीनन आपको मज़ा आएगा। और स्पिरिट रोवर के हवाले से जी आज हमने बात को कंप्लीट कर लिया है। आई थिंक आई विल स्टॉप हेयर, टाइम इज़ ऑलरेडी अप। और अब आपके जितने क्वेश्चंस होंगे जी उनको हम आंसर करते हैं, कोशिश करते हैं, और उसी दौरान बात भी आगे बढ़ जाएगी। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। जी सर, थैंक यू सो मच। बहुत इंटरेस्टिंग रहा, और स्पिरिट रोवर का जो मिशन था वो बाकी इंजीनियर और तमाम मुश्किलात को बयान किया। ऐसा महसूस हो रहा है खुद उसके साथ साथ हैं, और उसने लैंड किया है, और हमने 2011 तक का हमने सफर किया, और बाकी बहुत इंटरेस्टिंग था, और थैंक यू। अपॉर्चुनिटी भी हम सुनना चाहेंगे इसमें। तो इंशाल्लाह अभी हम ज़रूर जानेंगे इस बारे में। इंशाल्लाह। हमारे साथ मौजूद हैं, काफ़ी देर से सवाल करना चाह रहे हैं, चौधरी निशान साहब। आप कोई सवाल करना चाह रहे हैं, अपने हैंड रेज़ भी किया था कुछ देर पहले, तो आप सवाल कीजिए। आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए और आप सवाल कीजिए। आपने सवाल के लिए काफ़ी देर तक हैंड रेज़ किया था। इन्होंने लिखा हुआ है कि डायरेक्ट कम्युनिकेशन कैसे। जी जी, आप खुद सवाल कर सकते हैं जी। रोवर के साथ जी बिल्कुल, डायरेक्ट कम्युनिकेशन रोवर के साथ पॉसिबल थी, और हम करते थे। इसके लिए ज़मीन के ऊपर, अर्थ के ऊपर एक नेटवर्क बना हुआ है जिसका नाम है DSN। हम एक नेटवर्क बना के बैठे हुए हैं, DSN उसको कहते हैं, डीप स्पेस नेटवर्क। बड़ी बड़ी डिशेज हैं, और हम डायरेक्ट MERA के साथ कम्युनिकेट करते थे, लेकिन हम प्रेफर करते थे कि हम इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन करें। पहले हम अपना सिग्नल ऑर्बिटिंग स्पेसक्राफ्ट को दें, फिर रोवर तक जाए। लेकिन रोवर के ऊपर एक यूनिडायरेक्शनल एंटीना था जो डायरेक्ट कम्युनिकेट आपको करवा सकता था, और करवाता था। बिल्कुल करते थे जी, बिल्कुल होती थी कम्युनिकेशन। जी बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। कोई और सवाल अगर करना चाह रहे हो तो हमारे पास काफ़ी टाइम है। जी नायना शक्ति, क्या सवाल है? जी नायना शक्ति, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आ रही है? जी अस्सलाम वालेकुम, आ रही है जी। बहुत
अच्छा लेक्चर था सर आपका, आज भी हमेशा की तरह बहुत इंटरेस्टिंग था। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि वैसे तो हम कंट्रोल कर रहे थे इसकी काफ़ी चीज़ें, लेकिन आपने कहा कि इसका हमने 7 किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस इसने टोटल कवर किया और उसमें इसने इस दौरान रिपीट भी किए हैं पास, तो हम इसकी डायरेक्शंस कंट्रोल नहीं कर रहे थे क्या? जी बिल्कुल कंट्रोल कर रहे थे। असल में कंट्रोल इस तरीके से होती है रोवर के सबसे पहले आप अच्छा अब इसकी थोड़ी सी अगर मैं तफसील में जाऊँ ना जी, सबसे पहले क्या होता है, रोवर के ऊपर 2 कैमरे लगे हुए हैं जिनको कहा जाता है नैव कैम, नेविगेशनल कैमरास। वो 2 कैमरे जब तस्वीर भेजते हैं, एक साथ भेजते हैं, तो यहाँ मिशन कंट्रोल वाले जो हैं उनको 3 डायमेंशनल इमेज मिलता है, 3D इमेज मिलता है, और उसमें से ये एक डेस्टिनेशन चूज करते हैं कि रोवर वहां तक पहुंचे। तो रोवर को ये कमांड देते हैं इधर से कि जी आपने वहां तक जाना है। तो कमांड तो यहीं से जाती है रोवर के चलने की, लेकिन रोवर सीधा जाएगी या किसी पत्थर को अवॉइड करेगी या उसके ऊपर से जाएगी, ये वो खुद डिसीजन लेती है। सो आपने उसको कमांड तो दे दी कि जी आपने चलना है, लेकिन उसने रास्ता कैसे इख्तियार करना है ये फिर वो एआई है, वो फिर खुद डिसाइड करती है कि मैंने कैसे जाना है। सो रोवर के कंट्रोलर्स थे हमारे पास जो यहाँ बैठ के उसको कमांड्स देते थे कि कैसे चलना है और क्या करना है। ओके सर, अंडरस्टूड, थैंक यू सो मच। थैंक यू। शुक्रिया नाइम सर। रॉबी निशात आप दोबारा मैसेज कर रहे थे, आपसे कुछ सवाल करना है? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा सवाल ये था सर, कुछ देर पहले मैंने ना डॉक्टर अहमद नईम साहब की एक तस्वीर शेयर की हुई मैंने देखी थी कि जो रोवर की ना मार्च पे उसके जो टायर्स थे बहुत कम एरिया, मतलब कि जैसे अभी आप कह रहे हैं 7 किलोमीटर या समथिंग कुछ ऐसा उन्होंने भी एरिया कवर किया हुआ था, लेकिन उसके जो टायर्स थे वो बिल्कुल नकारा हो चुके थे, मतलब कि फट चुके थे। तो इसकी क्या रीज़न है कि इतना कम सफ़र तय किया और जो रोवर के टायर थे वो इतने ज़्यादा ख़राब हो गए? ये जो रोवर के टायर ख़राब होने वाली बात है जी, ये वाक़या जो है ये अगली रोवर का है, ये क्यूरियोसिटी रोवर का वाक़या है। ये 2008 में वहाँ उतरी है, तो इसके ऊपर हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स में बात करेंगे। ये जो स्पिरिट रोवर है इसके टायर्स नहीं फटे हैं, उनको कुछ भी नहीं हुआ था, ये अपने सिस्टम्स के ख़राब होने की वजह से बंद हो गई थी। ये जो क्यूरियोसिटी रोवर है उसके टायर्स ख़राब हुए हैं, और यकीनन उसकी रीज़न ये है कि टायर एल्यूमिनियम एलॉय के बने होते हैं और मार्स की सरफेस पथरीली है, पत्थरों पे चल चल के मेटल भी टूट जाता है। तो ये पथरीली सरफेस है जिसकी वजह से वो टायर्स तकरीबन टूट चुके हैं। ये क्यूरियोसिटी रोवर की बात है जो मार्स पे आज भी खड़ी है और फंक्शनल है। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर मैं इसके इमेजेस भी शेयर करूंगा और तफसील से इंशाल्लाह ये अपकमिंग लेक्चर्स में इस पर बात करेंगे। जी बहुत शुक्रिया। फिर हमारे जी मिस्टर यासिर है, मैं सोच रही थी कि आप काफ़ी देर से काम कर रहे हैं, कैसे हैं आप? Alhamdulillah, ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। जितना कि आपका एज ऑलवेज वेरी इंफॉर्मेटिव और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मुझे भी नहीं पता। थैंक यू। It's very nice. Thank you so much. As always, it's very informative and looking forward to other lectures as well. बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। बस कोशिश यही है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम थोड़ा सा भूल जाते हैं, और ये मेरा एक्सपीरियंस ये है कि अगर आप अपनी पहली पुरानी फाइल्स खोल खोल के देखते रहें ना, तो इवन उसमें से भी बड़ी नई नई चीज़ें आपको मिल जाती हैं। सो मेरी अपनी जो फाइल्स हैं वो तो खैर मैं खोल खोल के पढ़ता रहता हूँ, लेकिन कभी कभी जो पुराने मिशंस हैं नासा के उनको भी ज़रूर दोबारा पढ़ लेना चाहिए। उसमें से ऐसी ऐसी चीज़ें हमें मिल जाती हैं जो एट दैट मोमेंट हमें नहीं मिली थी। तो दैट इज़ वाई ये चीज़ें जो हैं ये रीइटरेट होनी चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया, आपने अप्रिशिएट किया। थैंक यू सो मच। मैं एक सवाल जी सवाल जी है कि मैं जानना चाह रही हूँ जी। कि वहाँ पर जिसका अर्थक्वेक आते हैं और मार्स क्वेक के बारे में भी सुनते रहते हैं, सुना है काफ़ी समय पहले और पता चला मुझे, और बर्फ़ भी नज़र आई थी लीगल लाइन का। तो अगर आपके अगले सेशन में आप ये चीज़ कवर करने वाले हैं तो डज़न्ट मैटर आप मुझे आंसर ना करें, लेकिन अगर नहीं करने वाले तो मुस्तक़बिल इस बारे में अगर आप बता सकें वहाँ के ज़लज़ले और इस दुनिया के ज़लज़लों में क्या फ़र्क है और किस तरह आता है?
हाँ जी, यकीनन वो जो ज़लज़लों वाला जो ज़िक्र है वो जब हम इनसाइट स्पेसक्राफ्ट पे बात करेंगे इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर्स में, तब तो तफसील आपको बताएंगे बिल्कुल, लेकिन आज भी बात कर लेते हैं छोटी सी। पहली चीज़ तो ये कि प्लैनेट अर्थ जो है वो बड़ा एक्टिव प्लैनेट है ना, उसके अंदर टेक्टोनिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, मेजर प्लैनेट्स जो है ना सोलर सिस्टम के, उसमें किसी में भी इस वक्त वॉल्केनिक एक्टिविटी नहीं है और टेक्टोनिक एक्टिविटी भी नहीं है। यानी मार्स की टेक्टोनिक प्लेट्स या कोई वॉल्केनो इरप्ट होना, ये मार्स पे फिलहाल नहीं है, और मरकरी पे भी नहीं है, वीनस पे भी नहीं है। तो वॉल्केनिक एक्टिविटी सिर्फ अर्थ पे है, प्लैनेट्स की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मार्स के अंदर चूंकि बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं है, इसलिए अर्थक्वेक्स की कोई रीज़न नहीं है, कोई ख़ास रीज़न नहीं है। अब जो थोड़ा बहुत मार्स अंदर से एक्टिव है, उसकी वजह से कोई थोड़े बहुत मार्स क्वेक्स आते रहते हैं। और इनसाइट स्पेसक्राफ्ट जो जिसका जिक्र इंशाल्लाह हम करेंगे, उसके ऊपर ये सीज़मोमीटर लगा हुआ था जिसने मार्स क्वेक्स को मेजर किया था। और जो स्ट्रॉन्गेस्ट मार्स क्वेक था, मार्स पे जो अर्थक्वेक कह लें या ज़लज़ला कह लें, जो मार्स का स्ट्रॉन्गेस्ट था, वो ज़मीन के यूं समझ लें कि एक मुनासिब ज़लज़ले के बराबर है। एक इस एग्जांपल देता हूं, हमारे सुनने वाले यकीनन जानते होंगे, हम ज़लज़ले को मेजर करते हैं रेक्टर स्केल पे। तो रेक्टर स्केल पे जब 5 का ज़लज़ला आता है, मैं चूंकि कोयटा में रहता हूं, कोयटा सीज़मिक जोन है, हमने बहुत सारे ज़लज़ले देखे हैं, तो मैंने रेक्टर स्केल पे 6 से ऊपर के ज़लज़ले भी मैंने फील किए हैं और बाकायदा हमने अपने घरों में क्रैक्स भी देखे हैं। तो 6 का जब ज़लज़ला आता है रेक्टर स्केल पर, तो पूरी आपकी बिल्डिंग शेक कर जाती है और बहुत खौफ व हिरास होता है। लेकिन इससे नीचे के ज़लज़ले अक्सर लोगों को पता ही नहीं चलते। जैसे रेक्टर स्केल पे 4 या 5 का ज़लज़ला आता है, तो शायद ही किसी को अंदाज़ा हो कि ज़लज़ला आया है। तो ये मार्स का सबसे स्ट्रॉन्ग ज़लज़ला है, जिसको हम यहाँ पे शायद फील भी नहीं करते हैं, बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं चलता। तो इस वजह से, क्योंकि मार्स के अंदर एक्टिविटी उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी अर्थ के अंदर हो रही है। और मार्स के ऊपर पानी तो अब तो कंफर्म हो गया, स्पिरिट ने भी बता दिया, सारी रोवर्स ने बता दिया कि मार्स की सरफेस पे एक ज़माने में पानी बहता था, मतलब लिक्विड फॉर्म में था। लेकिन मार्स पे पानी आज भी है फ्रोज़न फॉर्म में, और कहाँ ज़्यादा है वो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। ये भी एक और लैंडर था जी, दैट वाज द फीनिक्स लैंडर। मार्स के ऊपर 2 और लैंडर्स उतरे हैं, फीनिक्स और इनसाइट। इनके ऊपर हम तफसील से बात करेंगे। तो फीनिक्स लैंडर ने आइस की लेयर्स डिस्कवर की हैं, तो इंशाल्लाह वो तफसील से मैं आपको इमेजेस भी दिखाऊंगा और साथ साथ वो बताऊंगा कि वो कहाँ पर हैं। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जी, मार्स का सबसे ख़तरनाक ज़लज़ला जो है वो भी आपके माइल्ड ज़लज़ले के बराबर है। ठीक है, इसका मतलब फ्यूचर में हम आसानी से वहाँ पे रहाइश कर सकते हैं। ज़लज़लों का डर आप नहीं चाहते। जी जी, मार्स पे हम रह सकते हैं जी, ज़लज़ले के हवाले से हमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, ज़लज़ले भी नहीं है, इसका पुराने वक़्तों में कभी लाइफ के तकलीफ है, अब आगे भी उसे कंटिन्यू किया जा सकेगा। और पानी का भी कोई ज़्यादा इशू नहीं है, नमकीन पानी भी बना के उसे भी प्रिपेयर कर लें। जी, नहीं नहीं, मार्स पे हम रह लेंगे इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं है। मार्स, बस मार्स पे चलने की तैयारी होनी चाहिए। बिल्कुल, हम जैसे लोग तो तैयार हैं, हम मार्स पे जाने। बिल्कुल ऐसे ही है। जी, तो हमारे पास टाइम 10 मिनट रहते हैं। अगर किसी का कोई सवाल है तो वो आप कर सकते हैं, हम फिर वाइंड अप करते हैं कोई सवाल। बिल्कुल जी। जी, मिस्टर यासिर। नहीं, वो मैंने मुझे एकदम याद आया कि आपने वो कन्वर्जन की बात की, जिस तरह हम लोग यूएस में जो होते हैं, हमें सिर्फ फ़ारेनहाइट ये चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं, और जब जून अगर आप यहाँ से बॉर्डर क्रॉस करके कनाडा की तरफ जाते हैं तो वो चेंज हो जाता है सेल्सियस में। तो जितनी दफ़ा मुझे यहाँ से अगर मैं कहीं दूसरी जगह ट्रैवल कर रहा हूँ तो लिटरली मुझे तो टेम्परेचर जो ज़्यादा मेरे प्लेन ही फ़ारेनहाइट में हुआ, तो मुझे पता चलता था कि गर्मी कितनी है, सर्दी कितनी है। तो इसमें एक बात याद आई कि देयर वाज नासा मिशन जो मार्स की तरफ गया था। आई थिंक आई एम नॉट श्योर कि आपने उस पर थोड़ा सा टच किया हो कि कन्वर्जन की वजह से वो एक्चुअली फेल हो गया था, उनकी ट्रैजेक्टरी कैलकुलेशन जो थी वो एक्चुअली फेल हो गई थी। जी तो जी जी। अगेन लेसन लर्न, क्योंकि हमारी कोलैबोरेशन बहुत ज़्यादा होती है दूसरे कंट्रीज के साथ। तो इसी तरह जो हमारी टाइम का भी होता है, हम लोग जब भी अपनी जितने भी कंट्रोल रूम में या जहाँ पे भी आप
जब भी आप सैटेलाइट से कम्युनिकेट कर रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, तो हम लोग यूनिवर्सल टाइम यूटीसी टाइम जो है वो उस पर वो ही यूज़ करते हैं। नो मैटर अगर आप कमिश्निंग कंट्रोल यूरोप में है या आप यहाँ पे हो, तो सब जो है वो इन चीज़ पे वो अब ध्यान देते हैं काफ़ी ज़्यादा। तो ये कन्वर्जन जो यूनिट्स, ये जो चीज़ें हैं एक्चुअली ये काफ़ी ज़्यादा मसले डालती हैं। इवन के आप नोटिस द लॉट जेम्स वेब स्पेस था, ज़्यादातर उसके जो इंस्ट्रूमेंट थे वो वहाँ से यूरोप से आ रहे थे, कनाडा से आ रहे थे, तो लेकिन उनके पास अपना अपना डेटाबेस होता है बिकॉज वो उस चीज़ पे वो टेस्ट कर रहे थे। लेकिन फिर भी एक उनके अंदर आप समझ लें कि एक इंटरफेस डॉक्यूमेंट होता है जहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी डिफाइन किया होता है कि हम लोगों ने इस ये यूनिट यूज़ करना है। तो वही चीज़ के आप अपने लेसन लर्न जो है वो सीखते हो, लेकिन वो काफ़ी नुकसान के बाद समझ आती है सारी चीज़ें। बिल्कुल ऐसे ही है जी, आपने बिल्कुल वो वाक़या पूरा याद दिलवा दिया मुझे। स्पेसक्राफ्ट बिल्कुल लॉन्च हुआ था, दैट वाज आई गेस कोलैबोरेशन बिटवीन नासा एंड ब्रिटिश आई थिंक साइंटिस्ट्स, और फीट और मीटर्स का इशू बीच में आया एंड द स्पेसक्राफ्ट वाज हेल्दी और उसने मार्स के ऑर्बिट में जाना था। बट वो मार्स के ऑर्बिट में जाने के लिए जिस जगह पे उसको होना चाहिए था, स्पेसक्राफ्ट वाज नॉट एग्जैक्टली देयर, इट वाज समवेयर एल्स। और जब फिगर आउट किया गया कि जी स्पेसक्राफ्ट क्यों अपनी जगह पे नहीं था, सो इट वाज ऑल बिकॉज ऑफ द कंफ्यूजन बिटवीन फीट एंड मीटर्स। तो बिल्कुल ये आपने जो मेंशन किया ये बिल्कुल एक बड़ी ज़बरदस्त एग्जांपल है यूनिट्स के हवाले से। और इस ये जो आपने बात की, इसमें मैं आपको एक और बड़ी मज़ेदार बात बताऊं कि ये मिसाल हमेशा मैं क्लासरूम में देता हूं जब भी मैं SI टीच करता हूं, सिस्टम इंटरनेशनल, जिसमें हम जो पूरी दुनिया के साइंटिस्ट यूज़ करते हैं यूनिट्स। तो मैं ये एग्जांपल पर्सनली कोट करता था हमेशा से कि जी अगर आप एक ही किस्म की यूनिट्स को यूज़ नहीं करेंगे तो जस्ट लाइक द स्पेसक्राफ्ट आप बहुत नुकसान उठाएंगे। तो ये एग्जांपल मैं पर्सनल यूज़ करता रहा कोई 15 साल के 10 साल, एंड आफ्टर दैट मच टाइम अब रिसेंटली ये बुक में शामिल हुई है, यानी ये एग्जांपल अब किताब में आ गई है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने करवाया है, बट इत्तेफाक ये है कि इस चीज़ को अब उन्होंने सिलेबस में हाईलाइट किया है, जिस चीज़ को पर्सनली मैं ये बोलता रहा हूँ। तो ये बिल्कुल जी ऐसे ही है, ये बिल्कुल आपने सही एग्जांपल दी है। जी जैसे आपने सारे सेशन को डिफाइन करते हैं, आप लोगों के कोई और वाला काफ़ी भी स्पेस साइंटिफिक स्पेस को हो या कॉन्सेप्ट को देखिए आप इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक जरूर हम लेकर देते रहेंगे इंशाल्लाह, वैसे हर वीक। तो इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे हम अगले हफ्ते के लिए। अल्लाह अल्लाह हाफिज़ जी, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।